देखिए, आज के क्लास में आपको हम फिनाइट वर्ब के बारे में बताएंगे। वैसे हम पिछले दिन भी बोले हुए थे कि फिनाइट वर्ब बहुत समाप्त हो गया, लेकिन फिनाइट वर्ब दो प्रकार के जो होते हैं उसमें फिनाइट वर्ब और नॉन फिनाइट वर्ब दो होते हैं। तो फिनाइट वर्ब और नॉन फिनाइट वर्ब को हम खूब विस्तार से पढ़ा है, जिसमें इन्फिनिटिव, जिरांड, ये सब चीज़, पार्टिसिपल, ये सब चीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ लिए हैं। लेकिन अभी तक हम फिनाइट वर्ब को टच नहीं किया, इसलिए ज़रूरी है फिनाइट वर्ब को भी पढ़ना। इसी पर आपका आने वाला अगला टेंस डिपेंड करेगा, इसी फिनाइट वर्ब पर आपका वॉइस चेंज होगा, और जितना भी कुछ सेंटेंस लिखेंगे उसमें भी इसकी बहुत ज़रूरत होती है। इसीलिए हम थोड़ा इस बात पर विशेष महत्व देते हुए आपको फिनाइट वर्ब को ही पढ़ाना उचित समझे। नहीं तो मेरा विचार था कि हम किसी दूसरे चैप्टर में चले जाते। तो इसको एक ध्यान से सुनिएगा कि ये फिनाइट वर्ब क्या होता है। शॉर्टली हम ऐसे समझा दें कि जो वर्ब सब्जेक्ट के द्वारा कंट्रोल होता है, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के द्वारा नियंत्रित होता है, उसको हम फिनाइट वर्ब कहते हैं। जैसा कि ऊपर में लिखा हुआ भी है, आप देखेंगे, द वर्ब व्हिच इज गवर्न्ड विथ इट्स सब्जेक्ट इज कॉल्ड फिनाइट वर्ब। जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के द्वारा अनुशासित हो, सब्जेक्ट के द्वारा अनुशासित होगा, क्या मतलब हुआ? जैसे ही टीचेज मी, यहाँ ही टीचेज में ES क्यों लगा दिए? तो यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, और नियम आपको पता होगा कि सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है तो उसके वर्ब के अंत में S या ES लगता है। तो इसका मतलब हुआ कि इस सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होने के कारण से ही इस वर्ब के अंत में S या ES लगा है। तो ये कंट्रोल हो रहा है किसके अनुसार? ही के अनुसार। फिर यहाँ देखिए, इसका ये हो गया ही टीचेज मी, वह मुझे पढ़ाता है। दूसरे सेंटेंस में देखिए, आई गो टू मार्केट। आई गो टू मार्केट में देखिए, गो में ES क्यों नहीं लगा? यहाँ तो ES लगा दिए, और फिर यहाँ क्यों नहीं लगा? तो यहाँ सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ वर्ब का V1 रूप लगता है, मूल रूप लगता है। तो इसमें V5 नहीं, S या ES नहीं, बल्कि V1 रूप लगेगा, जिसमें ES या S कुछ नहीं जोड़ना है। तो इसलिए इसका हो गया आई गो टू मार्केट। तो आप इस एग्जाम्पल से अवश्य समझे होंगे कि जो वर्ब सब्जेक्ट द्वारा कंट्रोल होता है, सब्जेक्ट के द्वारा नियंत्रित होता है, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार जो वर्ब होता है, उसको हम फिनाइट वर्ब कहते हैं। यही है फिनाइट वर्ब। इससे पहले जो आप लोग नॉन फिनाइट वर्ब के बारे में पढ़े हुए थे, उसका इसका सीधा इसका जो डिफिनेशन है, इसके डिफिनेशन का ठीक अपोजिट उसका होता है। वो कैसे होता है? जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के द्वारा नियंत्रित न हो, उसको नॉन फिनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे आई वांट वॉकिंग, मैं टहलना चाहता हूँ। ही वेंट, आई वांट टू रीड इंग्लिश। यहाँ देखिए, एक छोटा सा अलग से हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। वैसे तो ढेर सारे इसके बारे में बहुत कुछ आप पढ़े हुए हैं, हम इसको बार बार रिपीट नहीं करना चाहते हैं। फिर भी एक यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल की जरूरत इसलिए हुई ताकि आप इस दोनों का अंतर समझ जाइएगा। जैसे कि ही टीचेज मी है, अगर हम कहेंगे नॉन फिनाइट वर्ब के बारे में, तो आई वांट टू रीड, आई वांट टू रीड। इसको देखिए, यहाँ इसी बात को हम ही से शुरू करते हैं, तो हो जाएगा ही wants to read। देखिए इसको, आई वॉन्ट टू रीड, इसमें आई हुआ है, वांट हुआ है, कंट्रोल हुआ है आई के द्वारा, आई वांट हो गया। टू रीड का कोई चेंजिंग नहीं हुआ चेहरा। फिर यहाँ देखिए, ही वांट्स, यहाँ वांट का चेहरा S में बदल करके वांट हो गया, क्योंकि ये सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसी द्वारा ये कंट्रोल हो रहा है। लेकिन एक तो विशेष महत्व देने की बात है, जिसको आप यहाँ अगला देखिएगा, टू रीड, यहाँ इस पर कोई असर नहीं पड़ा। सब्जेक्ट यहाँ चेंज हो गए, लेकिन टू रीड का टू रीड ही रहा, इसमें कोई अंतर नहीं आया। इसी तरह से आई है, आई वांट तक तो ये सब्जेक्ट के अनुसार ये कंट्रोल हो रहा है। टू रीड के ऊपर कोई प्रभाव नहीं, दोनों में टू रीड सेम है। इसका क्या मतलब हुआ? वांट जगह जगह सब्जेक्ट के अनुसार बदलते गया, लेकिन ये टू रीड जो है, जिसको हम इन्फिनिटिव के नाम से जानते हैं, ये नहीं बदला। यही है नॉन फिनाइट वर्ब की विशेषता। जो वर्ब सब्जेक्ट के द्वारा कंट्रोल न हो, नियंत्रित न हो, उसको नॉन फिनाइट वर्ब कहते हैं। जो वर्ब सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के द्वारा नियंत्रित हो, उसको हम फिनाइट वर्ब कहते हैं। दोनों मंत्र भी आप समझ गए शॉर्टली, और अभी जो हम चैप्टर फिनाइट वर्ब का पढ़ा रहे हैं उसके बारे में आप समझ भी गए हैं। चलिए, ये एग्जाम्पल हम टेम्पोरली दिए थे, इसको अब हम हटा देते हैं। अब देखिए, फिनाइट वर्ब जो वर्ब अपनी तो हो गया है, इसका एग्जाम्पल भी हो गया। आगे चलते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ फिनाइट वर्ब। फिनाइट वर्ब दो प्रकार के होते हैं।
फिनाइट वर्ब कितने होते हैं? 2 प्रकार के। नॉन फिनाइट वर्ब के बारे में जो पढ़े तो आप 3 प्रकार के पढ़े थे। नॉन फिनाइट वर्ब 3 प्रकार के, इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल, फिर उसका अलग अलग भेद किया गया। अब फिनाइट वर्ब के बारे में पढ़ें तो इसके 2 भेद होते हैं, लेकिन एक बात विशेष रूप से ध्यान देना है कि इसको कई बार विभाजित किया गया 2 पार्ट में, तो वो सारी चीज़ हम इसमें बताते हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ फिनाइट वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा प्रिंसिपल वर्ब। जो आप शुरू से जानते होंगे, ऑक्सिलरी वर्ब किसको कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब का दूसरा नाम हेल्पिंग वर्ब भी होता है और प्रिंसिपल वर्ब का मेन वर्ब भी होता है दूसरा नाम। तो ऑक्सिलरी वर्ब, द वर्ब व्हिच हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ टेंस, मूड और वॉइस विल बी प्रिंसिपल वर्ब। सॉरी, इसको सुन लीजिए फिर से। द वर्ब which helps in the formation of tense, mood or voice with a principal verb is called auxiliary verb. auxiliary verb किसको कहते हैं? जो verb which helps, जो verb मदद करता है किसके निर्माण में? टेंस निर्माण करने में, मूड निर्माण करने, मूड मतलब अवस्था होता है, अब वॉइस के निर्धारण या वॉइस के निर्माण करने में जो सहायक होता है। किसका सहायक होता है? प्रिंसिपल वर्ब का सहायता, जो प्रिंसिपल वर्ब को वर्ब या टेंस, मूड और वॉइस के निर्माण करने में सहायता करता है, उसको कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। किसको मदद करता है? प्रिंसिपल वर्ब को। किस काम के लिए? वॉइस बनाने में, मूड बनाने में, यानी सेंटेंस होता है मूड का, और फिर दूसरा टेंस निर्धारण में। टेंस कौन प्रेजेंट टेंस में, फ्यूचर टेंस में या पास्ट टेंस में कैसे बनेगा, इस बात का निर्धारण करने में उसको जो सहायता करता है प्रिंसिपल वर्ब को, उसे ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, ही हैज प्लेड, यहाँ प्लेड जो है प्रिंसिपल वर्ब है और यहाँ हैज क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। ये काम क्या कर रहा है? वर्ब को तीसरे रूप में जाने के लिए ये मदद करता है। जब वर्ब सब्जेक्ट के साथ कोई थर्ड हैज या हैव का प्रयोग किया गया होता है तो हैज के बाद आने वाला प्रिंसिपल वर्ब भी 3 होता है, हमेशा ये नियम। इसलिए हैज कौन सा मदद कर रहा है? अगर हैज हटा ले तो ईडी भी हट जाएगा। हैज है इसीलिए ईडी भी है, और हैज हट जाएगा तो ईडी भी हटेगा। अगर ईडी हैज के हटाने के बाद भी मौजूद रहेगा तो टेंस बदल जाएगा। कहिएगा अभी कौन, ये जो है अभी कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। ही हैज प्लेड, हैज हटा दीजिए, आप इसको रहने दीजिए ईडी, तो हो जाएगा ही प्लेड। इसका मतलब हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं कर सकते हैं इसको। और हैज हटाते हैं, इसीलिए अगर हमको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कायम रखना है तो हैज लगाना ही पड़ेगा और तभी ईडी टिकेगा। अगर हैज हटा दिए तो ईडी भी हट जाएगा, तब वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं होगा। अगर ईडी रहेगा आई इसको हटा दें तभी पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। तो हम फिर पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाएंगे कैसे? बिना हैज हैव यूज किए नहीं बन सकता है। तो इस तरह से हैज का महत्व है ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कि इसका भी रहना जरूरी होता है टेंस निर्धारण में। यही बात करना है इसमें। वही बात इसमें भी आप देखिएगा, दे वेंट, यहाँ तो कोई ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किए नहीं, इसलिए इसमें तो कोई प्रश्न नहीं होता है, उठता है। सी इट्स, यहाँ सी इट्स में एग्जाम्पल नहीं है, अब इसका भी हम दे देते हैं। सी इज ईटिंग, यहाँ आईएनजी तब तक है जब तक इज लगा हुआ है, इज हट जाएगा आईएनजी भी आ जाएगा। सी इज ईटिंग, तो यहाँ इज मदद कर रहा है वर्ब को चौथा रूप में चेंज करने के लिए, जो किसी कार्य के जारी अवस्था का बोध कराता है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि इज ऑक्सिलरी वर्ब है जो सेंटेंस निर्धारण में मदद करता है। अब जैसे अगला देखिए, दे, इसको भी हटा दीजिए, इसमें लिखिए आई वाज गोइंग, मैं जा रहा था। गोइंग में आईएनजी है, ये वाज लगा इसलिए आई वाज गोइंग। और इसका एक तो छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं यहाँ पर, आई ईट ए मैंगो। अब इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो इसका हो जाएगा पैसिव, ए मैंगो इज ईटन। इसमें तो आई ईट ए मैंगो, इज आर एम का प्रयोग नहीं किया गया। अब पैसिव जो बनाएंगे तो इसका मौखिक के रूप से सुन लीजिए, क्योंकि लिखने में जगह भी कम है और समय ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए वर्बली आप समझ लीजिएगा, सुन लीजिए। आई ईट ए मैंगो ये एक्टिव वॉइस में है। हमको अब जो इसको कहेंगे पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए, तो बिना ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किए आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। तो कैसे कर सकते हैं इसको, ये ध्यान देखिए।
आई ईट ए मैंगो में पता करेंगे कौन टेंस में, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज, आर, एम, तीन गो चीज में से किसी एक का प्रयोग होगा सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ सब्जेक्ट है मैंगो, इसको इधर लाना है, इसको इधर लाना है पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए। तो यहाँ मैंगो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। तो मैंगो जब थर्ड पर्सन हो जाएगा तो इसके साथ इज का प्रयोग हो जाएगा। ए मैंगो इज ईटन बाय मी। क्या हो जाएगा? ए मैंगो इज ईटन बाय मी। तो यहाँ ए मैंगो के बाद हमको इज लगाना पड़ा। अब इज आया कहाँ से? इसमें तो नहीं है, हमको अपने तरफ से एक ऑक्सिलरी वर्ब की मदद लेना पड़ता है। तब इस वर्ब को हम ईट से ईटन करके V3 में और तब पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत क्यों होती है, कहाँ होती है। ये एग्जाम्पल साबित करता है कि टेंस, मूड और वॉइस बनाने में इसी प्रकार से ऑक्सिलरी वर्ब प्रिंसिपल वर्ब को मदद करता है, जैसा कि आपका डेफिनेशन बता रहा है। अब आइए प्रिंसिपल वर्ब के बारे में। हालांकि ये ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में आप पहले वाले चैप्टर में खूब विस्तार से पढ़े हुए हैं, लेकिन अभी हमको तुलनात्मक रूप से भी आगे बताना जरूरी है, क्योंकि हम प्रिंसिपल वर्ब में जाएंगे तो फिर इसको टच करेंगे नहीं। और ये लास्ट है जिस पर कि हम कुछ बोल रहे हैं, इसके बाद हमको बोलने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो आपको डाउट हो तो फिर परेशानी होगी, इसलिए हम इसको बता दिए। अब देखिए यहाँ प्रिंसिपल वर्ब के दो भेद होते हैं। यहाँ प्रिंसिपल वर्ब है। अब प्रिंसिपल वर्ब किसको कहते हैं, इसका डेफिनेशन सुनिए। दैट व्हिच एक्सप्रेसेस द मेन फैक्ट ऑफ और सेंस जो ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड प्रिंसिपल वर्ब। इसमें क्या कहता है? दैट व्हिच एक्सप्रेसेस द मेन फैक्ट और सेंस ऑफ एन एक्शन। जो क्रिया, जो वर्ब किसी कार्य का मुख्य अर्थ प्रकट करता है। जो वर्ब किसी दूसरे वर्ब का या किसी कार्य का मुख्य अर्थ प्रकट करता है, वास्तविक अर्थ प्रकट करता है, तब उसको प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। जो वर्ब किसी कार्य के मुख्य अर्थ प्रकट करता है उसे प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। यही एग्जाम्पल है। मुख्य अर्थ का क्या मतलब होता है? जैसे कहेंगे ही इज रीडिंग, तो इसका क्या मतलब हुआ? है करने से कोई काम तो हो रहा नहीं। अगर हम प्ले कह दें तो प्ले का वास्तविक अर्थ क्या होगा? काम करने का बोध करा। जैसे प्ले मतलब खेलना होता है, तो खेलना कार्य करने के मूल अर्थ को प्रकट करता है खेलना शब्द, प्ले शब्द, लेकिन इज मूल अर्थ को प्रकट नहीं करता है। यही बात इसमें कहना है जो आप अभी समझे होंगे। इसका एग्जाम्पल देखिए, ही हैज प्लेड। हैज केवल रहेगा तो काम नहीं चलेगा। क्या कहना चाहते हैं, कौन सा क्रिया हो रही है, कौन सी क्रिया, पता नहीं चलेगा। लेकिन प्ले रहेगा V3 रूप में भी तो ये पता चल जाएगा कि ये क्रिया हो रही है, कोई कार्य होने का बोध होता है, खेलने जैसा। सी इसमें है आई एट, इसमें कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, केवल एट करने से ही पता चल जाता मैंने खाया, खाने का काम। ही इट्स, वह खाता है। यू हैव गॉन, यहाँ हैव तो है, ठीक है, इसके वर्ब के रूप दिखाने के लिए, अलग रूप दिखाने के लिए तो ये मदद करता है, लेकिन इसके बावजूद भी यह मूल अर्थ को व्यक्त करने में सक्षम नहीं है। ये है क्योंकि ये ऑक्सिलरी वर्ब है। ये जो है प्रिंसिपल वर्ब है जो V3 रूप में है, यही मात्र है एक ऐसा जो प्रिंसिपल वर्ब किसी कार्य के मूल अर्थ को व्यक्त करता है, जैसे एग्जाम्पल या डिफिनेशन बता रहा है। इसी तरह से ही इज ईटिंग मूल अर्थ को बताता है। तो आप एग्जाम्पल से भी अच्छी तरह प्रिंसिपल वर्ब को समझे होंगे। आगे देखिए, प्रिंसिपल वर्ब के दो भेद होते हैं, स्टैटिक वर्ब और दूसरा होता है डायनामिक वर्ब। ये आप लोगों के लिए नया लगता होगा और बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण है, इसको भी समझ लीजिए। आगे के चैप्टर में इसकी ज़रूरत होगी, फिर उस समय हम अचानक आपके सामने इस वर्ड का नाम लेते, इसका उच्चारण करते तो आपको थोड़ा सा अननोन जैसा होता। इसीलिए अभी से ही इस चीज़ से आप परिचित हो जाइए, ताकि आने वाले चैप्टर में इसकी चर्चा होगी तो आप अपरिचित नहीं रहेंगे। तो देखिए, प्रिंसिपल वर्ब के जो दो भेद होते हैं, यहाँ आपने देखा कि प्रिंसिपल वर्ब दो प्रकार के होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब। अब हम प्रिंसिपल वर्ब, ये जो प्रिंसिपल वर्ब है इसको हम प्रिंसिपल वर्ब कहें या फिनाइल वर्ब कहें। प्रिंसिपल वर्ब के दो भेद होते हैं, यानी कि फिनाइल वर्ब कह सकते हैं, इसको फिनाइल वर्ब भी कह सकते हैं, फिनाइल वर्ब। इसी फिनाइल वर्ब को दो बार फिर से विभाजित दूसरे ढंग से किया गया है। इसका क्या नाम हो गया? स्टैटिक वर्ब। The verb which denotes the states, states मतलब होता है अवस्था। states का मतलब राज्य भी होता है, एक सिंगुलर नंबर में स्टेट और बहुवचन में स्टेट्स हो जाता है, बहुत राज्य। लेकिन यहाँ स्टेट का मतलब अवस्था, दो अर्थ होता है। स्टेट मीन्स राज्य भी होता है, स्टेट मीन्स अवस्था भी होता है।
तो स्टेट्स का मतलब अवस्था समझिए। द वर्ब व्हिच डिनोट्स द स्टेट्स बट नॉट एन एक्शन, जो क्रिया किसी कार्य की अवस्था बतलाता है लेकिन कार्य नहीं, एंड इज नॉट नॉर्मली यूज्ड एज ए कंटिन्यूअस फॉर्म, और साधारण रूप से न तो यह कार्य के जारी अवस्था का ही बोध कराता है। इज कॉल्ड स्टैटिक वर्ब। स्टैटिक वर्ब किसे कहते हैं? जो क्रिया, जो वर्ब अवस्था का तो बोध कराता है लेकिन एक्शन का बोध नहीं कराता है, किसी कार्य के होने का बोध कराता नहीं है, और नो कार्य के जारी अवस्था का ही बोध कराता है, दोनों में से किसी का बोध नहीं कराता है। तो ऐसे वर्ब को हम कहते हैं स्टैटिक वर्ब। संक्षेप में इसका यहाँ दे दिया है, इट ऑकर्स विथ मेंटल एबिलिटी। ऑकर्स का मतलब होता है घटना होना या घटित होना या होना। इट ऑकर्स, ये क्रिया जो होती है, इट ऑकर्स का मतलब यह होता है, इट ऑकर्स विथ मेंटल एबिलिटी, यह मानसिक योग्यता, मानसिक क्षमता के द्वारा ये कार्य किए जाते हैं। एग्जाम्पल से देखिए, आई नो, मैं जानता हूँ। आई नो, मैं जानता हूँ, यह जानना किस क्रिया से होती है? शरीर के किस पार्टिकल से, किस ऑर्गन से, किस लिम्ब से ये कार्य होता है? शरीर के दिमाग से होता है। जानना क्रिया जो है वह हाथ से, पैर से, किसी बाहरी अंग से नहीं होता, ये मेंटल एबिलिटी द्वारा पूरा किया जाता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं दैट व्हिच ऑकर्स विथ मेंटल एबिलिटी इज कॉल्ड स्टैटिक वर्ब। स्टैटिक वर्ब जो मेंटल एबिलिटी के द्वारा होता है, मानसिक क्षमता के द्वारा संपादित किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? फिनाइट वर्ब। फिनाइट वर्ब में स्टैटिक वर्ब। तो यहाँ देखिए, आई नो, जानना, ये जानना क्रिया जो स्टैटिक वर्ब है, इसमें मानसिक क्षमता का प्रयोग किया गया है, कोई शारीरिक बाहरी अंग नहीं, जिसमें कोई गति नहीं होती है। और यह भी याद रखना है कि मानसिक क्षमता द्वारा होती है लेकिन इसमें कोई कार्य का, जो भी वर्ब एग्जाम्पल इस रूप में आया है तो उसमें गति नहीं होती है। जिस कार्य के करने में कोई गति न उत्पन्न हो उसको हम स्टैटिक वर्ब, स्थिर अवस्था का प्रयोग करता है। जैसे ही रिमेंबर्स, वह याद करता है, याद करने में कौन सी गति? आप तो मने मन भी याद कर सकते हैं। सी लव्स हर चाइल्ड, वह अपने बच्चे को प्यार करती है। यहाँ प्यार करना आत्मिक वस्तु है, ये आत्मिक क्रिया है, यह आंतरिक क्रिया है। प्रेम होना, प्यार करना, ये आंतरिक क्रिया, ये बाहरी क्रिया नहीं है। ये दिल में प्रेम, मन में प्रेम, आत्मिक अंतर हृदय में ये प्रेम होता है। ये बाहरी रूप से प्रेम का कोई लक्षण दिखना नहीं दिखता है। इसीलिए ये मेंटल एबिलिटी है, हार्ट मतलब एक से कहेंगे सोल एबिलिटी है, आत्मिक योग्यता इसमें देखी जाती है। तो ही रिमेंबर्स, वह याद करता है। सी लव्स, ये लव शब्द जो है स्टैटिक वर्ब है। दूसरा आई थिंक, सोचना भी मेंटल एबिलिटी द्वारा होता है, सोचने का काम, ये बाहरी किसी अंग से नहीं होता, तो ये भी मेंटल एबिलिटी द्वारा हुआ, इसलिए ये भी स्टैटिक वर्ब है। इस तरह की बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जो आगे चैप्टर में आपको जब टेंस पढ़िएगा तो खूब विस्तार से इकट्ठे आपको हम कई एक बड़ा चार्ट लिखाएंगे, बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे वर्ब होते हैं जो मेंटल एबिलिटी द्वारा संपादित किया जाता है, जिसको हम फिनाइट वर्ब के अंतर्गत रखते हैं, और उसका V4 रूप में प्रयोग नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस बात पर ध्यान दीजिए कि जो स्टैटिक वर्ब होता है उसका चौथा रूप नहीं होता है। हम इसको इस रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कहेंगे आई एम नोविंग, गलत हो जाएगा। सी इज रिमेंबरिंग, गलत हो जाएगा। सी इज लविंग, गलत हो जाएगा। थिंकिंग, ये भी गलत हो जाएगा। इसका V4 में प्रयोग हो, इसी का अर्थ है, यही है कंटिन्यूअस फॉर्म। यहाँ जो लिखे हैं यूज्ड एज, यहाँ नोट, यहाँ है नॉट नॉर्मली यूज्ड एज एन कंटिन्यूअस फॉर्म। यहाँ जो कार्य के जारी अवस्था को ING फॉर्म में चेंज करके बनाया जाता है, इस रूप में इसका प्रयोग कभी नहीं किया जाता है। और यही इसकी मुख्य महत्वपूर्ण विशेषता है। अगर आपसे कोई पूछे क्या कर रहे हो, कहो और कहिएगा मैं सोच रहा हूँ, भले आप हिंदी में बोल लीजिए, स्वतंत्रता है, लेकिन इंग्लिश में आप ऐसे नहीं बोल सकते। आई थिंक कहना होगा, आई एम थिंकिंग कहना गलत हो जाएगा, इसलिए आई थिंक कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़्यादा नहीं, बिल्कुल यही होता ही। तो इसमें वही है, जितना भी स्टैटिक वर्ब है उसका V4 नहीं होता है, उसको ING फॉर्म में चेंज करके नहीं बनाया जाता है। आगे देखिए, ऐसे वर्ब का प्रयोग V+ING के रूप में, V+ING रूप में कार्य के जारी अवस्था के अर्थ में नहीं होता है। नोट में स्पष्ट कर दिए हैं। वैसे आपकी सारी बात हम आपको सुना ही दिए कि ये जो ऐसे वर्ब हैं स्टैटिक वर्ब के अंतर्गत जो सभी एग्जाम्पल दिए हैं, नो, रिमेंबर, लव, etc, तो ऐसे वर्ब का प्रयोग V+ING वर्ब के ING चौथे रूप में नहीं, रूप में कार्य के जारी अवस्था के अर्थ में नहीं व्यक्त किया जाता है।
इसको ऐसे लिखा ही नहीं जाता है, समझे इसको। अब आगे देखिए, दूसरा वर्ब है डायनामिक वर्ब। डायनामिक वर्ब किसको कहते हैं? डायनामिक गतिशील क्रिया, द वर्ब which expresses an action but not states and commonly used in continuous form is called dynamic verb. डायनामिक वर्ब कहते हैं जो वर्ब किसी कार्य की अवस्था नहीं, किसी कार्य की अवस्था को नहीं बतलाता है, बल्कि गतिमान कार्य का बोध कराता है। यानी कोई कार्य गतिशील रूप में उसमें उसके करने में गति उत्पन्न हो रही है, किसी गतिमान कार्य का बोध कराता है जो वर्ब, उसको हम डायनामिक वर्ब कहते हैं। ये डायनमो शब्द का आप नाम सुने होंगे, फिजिक्स में इस तरह के वर्ड आते हैं जिसमें गति उत्पन्न करने वाले यंत्र को डायनमो कहते हैं। तो यही डायनामिक शब्द से डायनमो बना है। डायनामिक मतलब होता है गतिशील, तो गति उत्पन्न करने वाली क्रिया को डायनामिक वर्ब कहते हैं। और बिना गति वाले क्रिया को, जिस कार्य के करने में कोई गति उत्पन्न नहीं होती, उसको स्टैटिक वर्ब कहते हैं। संक्षेप में ऐसे भी समझ सकते हैं। तो डायनामिक वर्ब कहते हैं गतिशील क्रिया को। द वर्ब व्हिच एक्सप्रेसेस एन एक्शन, जो क्रिया कोई ऐसे कार्य को व्यक्त करता है, किसी कार्य का बोध कराता है, किसी कार्य को करने का बोध कराता है, बट नॉट स्टेट्स, लेकिन वह उसकी अवस्था का बोध नहीं कराता है, यानी कि स्थिति का, स्थिर अवस्था का। एंड कॉमनली यूज्ड इन कंटिन्यूअस फॉर्म, और जिसका प्रयोग साधारण रूप से हम चौथा रूप में कर सकते हैं, रीडिंग, प्लेइंग, इस रूप में कर सकते हैं, उसको हम डायनामिक वर्ब कहते हैं। इसका खंडित करके हम आपको परिभाषा भी समझा दी, हिंदी में तो है ही। इसका एग्जाम्पल समझिए, ही इज प्लेइंग, वह दौड़ रहा है। इसमें आईएनजी में हमारा चेंज करने के लिए स्वतंत्र है, पूरी छूट है। इसमें हम आईएनजी कर सकते हैं, V3 कर सकते हैं, जैसा है कर सकते हैं। ये डायनामिक वर्ब है, इसका को करने में गति उत्पन्न होती है, इसलिए इसका नाम ही है डायनामिक वर्ब। खेलने में गति उत्पन्न होती है, इसमें मन और आत्मा की उपयोग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये बाहरी फिजिकल ऑर्गन्स द्वारा हो जाता है। यू वेयर रनिंग, दौड़ना क्रिया गति उत्पन्न होने के लिए है, इसलिए ये भी कौन सा वर्ब है? डायनामिक वर्ब है। ही वॉज ईटिंग, ईटिंग में भी गति उत्पन्न होती है। द बर्ड वॉज फ्लाइंग, फ्लाइंग उड़ना गति उत्पन्न होती है। द फैन इज मूविंग, या द फैन मूव्स, फैन इज मूविंग। देखिए, हम मूव्स क्यों मिटा दिए? मूव्स भी लिखना गलत नहीं है, चलेगा। सब में हम आईएनजी हटाकर एस जोड़ सकते हैं, लेकिन आपको जारी अवस्था में दिखाना ज़्यादा सरल होगा समझने में। नहीं तो अगर हम लिख दें यहाँ पर ही प्लेज, आप पूछेंगे ये कौन सा वर्ब है, तभी ये डायनामिक वर्ब, क्योंकि चेंज करने से, बिफोर में चेंज करने से तो चेंज हो सकता है ना, आईएनजी लगाने से गलत तो नहीं ना होगा, तो नहीं होगा। तो इसलिए इसको आप V5 में कर सकते हैं, भी प्लेस कर सकते हैं, तभी वही कहलाएगा डायनामिक वर्ब। या आईएनजी में चेंज करके देखिए, तभी ये डायनामिक वर्ब, किसी अवस्था में रखिए तो ये डायनामिक वर्ब। इसका संक्षेप में हम यहाँ भी बताए हैं, इट ऑकर्स विथ फिजिकली, यह फिजिकली मतलब भौतिक रूप से या शरीर के किसी अंगों के द्वारा गति उत्पन्न करते हुए घटित होता है, ये घटना होती है, ये कार्य होता है, इसीलिए इसको डायनामिक वर्ब कहते हैं। तो आप वर्ब के, यानी कि फिनाइट वर्ब के दो भेद होते हैं, दो बार हम विभाजित करके दिखाए। एक बार फिनाइट वर्ब के जो भेद होते हैं उसको कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब और प्रिंसिपल। फिर इसको दूसरी बार फिनाइट वर्ब को हम फिर दूसरी बार दो भाग में विभाजित किए हैं। एक का नाम है स्टैटिक वर्ब, दूसरा है डायनामिक। तीसरा भी होता है प्रिंसिपल वर्ब के पुनः दो भेद किए गए हैं, यानी प्रिंसिपल वर्ब कहिए या यहाँ फिनाइट वर्ब कहिए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। फिनाइट वर्ब, फिनाइट वर्ब। फिनाइट वर्ब के पुनः दो भेद किए गए हैं, एक है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब। खूब ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और नया चैप्टर ही समझिए इसको। ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं? इसका मतलब होता है सकर्मक क्रिया, इसका मतलब होता है अकर्मक क्रिया। जो चीज़ इसमें पढ़िएगा ठीक इसका उल्टा इसमें होगा, इसलिए कभी कभी हम दोनों चीज़ को सामने रखते हैं। द वर्ब व्हिच कैन हैव एन ऑब्जेक्ट, जिस वर्ब के साथ कोई क्रिया कर्म लग सके, ऑब्जेक्ट का मतलब क्रिया कर्म होता है। द वर्ब व्हिच कैन हैव एन ऑब्जेक्ट, जिस क्रिया के साथ कोई कर्म लग सके, एंड बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस, और उसे पैसिव वॉइस में चेंज भी किया जा सके, इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जिस वर्ब के साथ
कर्म लग सके और पैसिव वॉइस में चेंज हो सके। बस यही इसका परिभाषा का मीनिंग है। अब जैसा कहा गया वैसा आपको करके दिखा दें तो एग्जाम्पल द्वारा आप समझ जाइएगा, साबित हो जाएगा ये ट्रांजिटिव वर्ब कैसे है। आई राइट ए लेटर, ये एक्टिव वॉइस में है, इसमें ऑब्जेक्ट भी लग गया है। कहेंगे आई राइट, पूछेंगे आई राइट क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, पत्र लिखता हूँ। तो यहाँ ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो ये ऑब्जेक्ट भी लगाने से लग जाता है। और इसको हम पैसिव वॉइस में भी चेंज कर सकते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल नीचे बताया हुआ है। इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा तो ए लेटर को यहाँ ले आइए, ए लेटर इज वर्ब को तीसरे रूप में चेंज किया जाता है पैसिव वॉइस बनाते समय। आगे चलकर हम आपको खूब विस्तार से बताएंगे वॉइस कैसे चेंज होता है। और फिर बाय जब करके आई को यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर देते हैं तो मी हो जाता है। इस प्रकार हो गया ए लेटर इज रिटन बाय मी, ये पैसिव वॉइस में है। तो जो वर्ब अपने साथ किसी कर्म को लगा सकते हैं या जिस वर्ब के साथ कोई कर्म या ऑब्जेक्ट लग सके और उसे पैसिव वॉइस में चेंज किया जा सके, ऐसे वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। आप इसको समझेंगे। यहाँ केवल एक एग्जाम्पल है, लेकिन अगला जो हम पढ़ेंगे इससे आप पूरे एग्जाम्पल, इसके सारे एग्जाम्पल को आप समझ सकते हैं जिसके साथ कर्म लग सके। जैसे वह जैसे वह गाता है, क्या गाता है, गीत गाता है। तो यहाँ गीत हो गया ऑब्जेक्ट, इसलिए वह गाता है। आप पूछेंगे ये कौन सा वर्ब है गाना, तो हम इसको ट्रांजिटिव वर्ब कर सकते हैं। चूंकि लगाने से लग सकता है, तत्काल मौजूद नहीं भी रहे किसी सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट और पूछा जाए कि ये कौन सा वर्ब है, तो आप उसको आजमाइश करके देख लीजिए कि इसमें ऑब्जेक्ट लगाने से लगता है, इसका अर्थ कायम रहता है कि अर्थ गलत हो जाता है। अगर आप देखते हैं कि सार्थक रूप से इसमें लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो समझ लीजिए कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं आकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं लग सके। दैट व्हिच कैन नॉट हैव, इसका ठीक उल्टा परिभाषा होगा इसमें। यहाँ है लिखा हुआ द वर्ब व्हिच कैन हैव, यहाँ है व्हिच कैन नॉट हैव। दैट व्हिच कैन नॉट हैव एनी ऑब्जेक्ट, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगे, एंड बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस, और नो उसे पैसिव वॉइस में चेंज ही किया जा सके, इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। ये इंट्रांजिटिव ये वर्ब शब्द है, इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव। जिस इसका ठीक उल्टा है, अपोजिट है इसका डेफिनेशन। जिस वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगे और उसे पैसिव वॉइस में भी चेंज नहीं किया जा सके, उसको इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। उसी का यहाँ हिंदी मीनिंग भी दिया हुआ है, जिस क्रिया के साथ कोई ऑब्जेक्ट न लग सके और न उसे पैसिव वॉइस में बदला जा सके, उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इसको समझ गए हम। इसका एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझ जाइएगा, बहुत अच्छा है ये, तो अच्छी तरह आप समझिए। जैसे ही लाफ्स, वह हंसता है। आपसे पूछेंगे ये कौन है वर्ब, ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। आप इसका जवाब देने में देर मत कीजिए, तुरंत हो जाएगा। इसका एक सूत्र है जो आपको बताएंगे तो आप बड़ा आसानी से समझ जाएंगे। ही लाफ्स, पूछेंगे क्या हंसता है। यहाँ आई राइट, मैं लिखता हूँ, पूछिए क्या लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, पूछने पर इसका उत्तर मिलता है पत्र लिखता हूँ। तो जो उत्तर मिला यही ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम मान लें कि इसमें ऑब्जेक्ट है क्या का उत्तर मिलने से, और ये इसलिए राइट शब्द जो है ट्रांजिटिव है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ इसका प्रश्न पूछने से भी उत्तर नहीं मिलता। ही लाफ्स, वह क्या हंसता है, क्या हंसता है, इसका कोई उत्तर खोजने से भी नहीं मिलेगा। तो जब इसमें ऑब्जेक्ट खोजने से भी नहीं लगाया जा सके, नहीं मिल सके, तो अब इसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कर सकते हैं। जैसे यू रन हियर, तुम यहाँ दौड़ते हो, क्या दौड़ते हो, कहिएगा हियर है, हियर हो गया ऑब्जेक्ट, ऐसा नहीं, हियर ऑब्जेक्ट है ही नहीं। क्या का जवाब दे नहीं रहा है, क्या यू रन हियर, तुम क्या दौड़ते हो, क्या दौड़ना का कोई उत्तर ही नहीं था, ये क्वेश्चन ही गलत, इसका कोई उत्तर नहीं होता। तो नहीं होता है तो इसलिए इंट्रांजिटिव वर्ब है रन शब्द। जैसे ही स्लीप्स, वह सोता है। एट नाइट, वह रात में सोता है। यहाँ एट नाइट ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, फिर भी ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट के स्थान पर होता है कौन, कोई नाउन या प्रोनाउन। यहाँ नाउन प्रोनाउन ऐसी कुछ नहीं। तो ही स्लीप्स, वह सोता है। पूछे क्या सोता है, इसका कोई उत्तर नहीं, इसलिए स्लीप वर्ड इंट्रांजिटिव, जिसमें ऑब्जेक्ट लगाने से भी नहीं लग सकता। दूसरा देखिए, यू गो होम, तुम घर जाते हो। तुम क्या जाते हो, किसको जाते हो, इसका कोई उत्तर नहीं मिलेगा। कहाँ जाते हो का उत्तर है गो का बाद होम, तुम कहाँ जाते हो तो घर जाते। यू क्या जाते हो, यू गो, तो यहाँ क्या जाते हो, कुछ क्या का कोई इंग्लिश वर्ड नहीं आ रहा है, इसीलिए ये गो वर्ड जो है ये भी वही हो गया। यहाँ भी वही एग्जाम्पल है, द चिल्ड्रन गो टू स्कूल, बच्चे स्कूल जाते हैं।
क्या जाते हैं बच्चे, स्कूल तो जाते, कहाँ जाते का उत्तर हुआ, लेकिन क्या जाते हैं कोई उत्तर नहीं है। तो इसलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, अब जो है नोट में आप इसको अच्छा से समझिएगा। दोनों को पहचान करने का बहुत ही सटीक सूत्र आपको हम सामने रखते हैं, जो नोट में नीचे में दिया हुआ है, इसको ठीक से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। इसमें दिया हुआ है जिस क्रिया के साथ क्या एवं किसको दोनों प्रश्न में किसी का भी उत्तर मिलने पर वह ट्रांजिटिव और किसी का उत्तर नहीं मिलने पर इंट्रांजिटिव होते हैं। एकदम एक ही लाइन में दोनों चीज़ को हम संक्षेप में बता दिए। किसी भी वर्ब के बारे में आपसे पूछेंगे कि कौन ट्रांजिटिव है कौन इंट्रांजिटिव है, इसमें दो प्रश्न मन में तैयार कर लीजिए, क्या और किसको, क्या और किसको, ये दो प्रश्न पूछिए उससे, और दोनों का उत्तर मिले तो और अच्छा, उसको ट्रांजिटिव वर्ब करने में कोई दिक्कत नहीं। अगर दोनों में से एक का भी उत्तर मिल जाए तो तब भी वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। लेकिन दोनों में से किसी का भी उत्तर नहीं मिले तो सोच लीजिए निश्चित रूप से इंट्रांजिटिव वर्ब है, उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं लग सकता। जैसे यहाँ देखिए, आई राइट लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, पत्र लिखता हूँ, यहाँ लेटर हो गया ऑब्जेक्ट। अगर हम कहेंगे दूसरा एक एग्जाम्पल देते हैं, ही टीचेज मी, ही टीचेज मी, वह मुझे पढ़ाता है। किसको पढ़ाता है, यहाँ किसको का उत्तर मिल गया आपको, ही टीचेज मी, वह किसको पढ़ाता है, वह मुझको पढ़ाता है। तो यहाँ किसको का जवाब मिला, और यहाँ इंग्लिश दे दीजिए तो दोनों का उत्तर हो जाएगा, ही टीचेज मी इंग्लिश, वह मुझको पढ़ाता है और क्या पढ़ाता है, तो इंग्लिश पढ़ाता है। तो ऐसे में हम टीच को ट्रांजिटिव वर्ब कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या और किसको दोनों में किसी का उत्तर मिल सकता है। ऐसे ही एट, क्या खाता है, आम खाता है। अब यहाँ आइए, इसलिए ये ट्रांजिटिव जिसमें क्या और किसको दोनों में से किसी का प्रश्न का उत्तर मिल जाए या दोनों का उत्तर मिल जाए, सोच लीजिए वो ट्रांजिटिव वर्ब है। और जिस क्रिया के साथ क्या और किसको प्रश्न लगाने से दोनों में किसी का उत्तर नहीं मिले उसको इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे सी स्लीप्स, वह सोता है, क्या सोता है, किसको सोता है, दोनों में किसी का उत्तर नहीं मिलता है, इसीलिए स्लीप वर्ड जो है इंट्रांजिटिव। ही लाफ्स, वह हंसता है, क्या हंसता है, किसको हंसता है, दोनों में किसी का उत्तर नहीं है, इसलिए ये लाफ शब्द जो है इंट्रांजिटिव वर्ब। यू रन हियर, तुम यहाँ दौड़ते हो, यहाँ दौड़ना शब्द क्या दौड़ता है, किसको दौड़ता है, दोनों में किसी का उत्तर नहीं है, तो इसलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। पहचान करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, क्या और किसको किसी भी वर्ब के साथ लगा करके पूछिए, उसका उत्तर मिले तो ट्रांजिटिव, नहीं मिले तो उसको इंट्रांजिटिव मानिए। वही बस यही अंतर है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में। आज इस प्रकार आपको फिनाइट वर्ब के जो 3 बार विभाजित करके दिखाया गया है, दो रूप में, दो भेद के रूप में, वह सारी चीज़ आपको आज की क्लास में हम पढ़ा दिए। और इस प्रकार आज फिनाइट वर्ब भी हम समाप्त कर दिए हैं, और आज हम पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि वर्ब का चैप्टर पूर्ण समाप्त हो चुका है। अगले दिन अब किसी नए चैप्टर में जाएंगे, जैसा कि हम कई दिन से रिपीट कर रहे हैं, लेकिन आज आखिरी समझ लीजिए। और अब थोड़ा सा इस टेबल को हम नहीं टच किए, एक बार इसको शॉर्ट में समझ लीजिए। जितना चीज़ अभी हम पढ़ा है वो सभी को एक दर्पण के रूप में आप यहाँ टेबल में संक्षेप में ही समझ सकते हैं कि वर्ब के 2 भेद होते हैं, फिनाइट वर्ब, नॉन फिनाइट वर्ब। नॉन फिनाइट वर्ब को यहाँ छोड़ दिए, उसका बहुत बड़ा परिवार है जो अभी तक आप पढ़ते रहे हैं। अब हम फिनाइट वर्ब जो नहीं पढ़ाए थे उसके बारे में आगे बढ़ते हैं। इसके 2 भेद होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब। फिर ये जो प्रिंसिपल वर्ब होता है, ये प्रिंसिपल वर्ब के 2 भेद होते हैं, स्टैटिक वर्ब, डायनामिक वर्ब। इसी का दूसरा भेद जो किया जाता है उसको ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। यही चीज़ हम पूरे विस्तार से भी पढ़ाए हैं। तो आज का वीडियो तो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, लेकिन सारी बात आपको कम समय में ही या एक ही क्लास में सब कुछ मिल गया, एक ही एकाग्रता के साथ सुन लिए, तो हमको लगता है आपको बहुत सटीक और पूरी तरह आपको क्लास 1 चैप्टर का मिल गया है, जो आपके लिए बहुत लाभदायक है और समझने में सुलभ है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगले दिन फिर नए चैप्टर के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास में।